गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप सो सारे ठीक हो। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस, राइट। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस हमारा पूरी तरह से फिनिश अप हो गया था। और लास्ट में बेटा हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, द बुक बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ द राइट पब्लिकेशन एंड आरएचपी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये दो बेसिकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में समझा दिया था। आज हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, एंड आरएचपी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो जरा 2 मिनट देखिएगा, आज का जो हमारा डिस्कशन का कोर एरिया है उसको मैं बताता हूँ आपको क्या सिचुएशन है। जरा सारे के सारे बच्चे प्लीज कॉन्सेंट्रेशन से जरा देखेंगे। देखो, एक बेसिक सिचुएशन क्या है, मान लीजिए कंपनी है, देयर इज ए कंपनी। अभी कंपनी बेटा एक दैट इज फॉर एग्जांपल फंड्स रेज करना चाहती है, फंड रेज करना चाहती है फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, फ्रॉम द पब्लिक। सो डेफिनेटली आपने जैसे कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, राइट, कि सर बेसिकली पब्लिक, जब भी पब्लिक को फंड्स इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो वहां पर हम उसको जो बोलते हैं दैट इज अ पब्लिक ऑफर, या यू कैन से पब्लिक इशू। इट कैन बी टू टाइप्स, आईपीओ और एफपीओ। जब हम फर्स्ट टाइम कोई शेयर्स इशू करते हैं बेटा, दिस इज आईपीओ, एंड सब्सिक्वेंट टाइम जब हम शेयर इशू कर रहे होते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफपीओ। ये आपको ऑलरेडी पता है। अब हमारे पास ना कुछ मेथड्स हैं आईपीओ और एफपीओ के। वी हैव सर्टेन मेथड्स आईपीओ और एफपीओ लाने के। हालांकि इन मेथड के बारे में बेटा हम यहाँ पर सिर्फ ब्रीफिकेशन ही डिस्कस करेंगे। डिटेल में बेटा जब आप सिक्योरिटी लॉ पढ़ेंगे सेबी में, राइट, सेबी एक्ट जब आप डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको काफी डिटेल में पढ़ाया जाएगा द कॉन्सेप्ट्स अबाउट द मेथड ऑफ पब्लिक इशू। ठीक है, द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस में आपको काफी डिटेल में सब चीजें डिस्कस कराई जाएंगी। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफिकेशन पढ़ेंगे। आपने इससे पहले बेटा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, फिक्स्ड प्राइस मेथड, याद है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इस चैप्टर के एक मेथड कराया था प्रोस्पेक्टस के बाद। प्रोस्पेक्टस मीनिंग का समझने के बाद बेटा विल डिस्कस ए कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स प्राइस मेथड। याद है आप लोगों को, राइट। सो दूसरा आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुक बिल्डिंग मेथड। इसको हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा, जब हमने फिक्स प्राइस मेथड पढ़ा था, राइट, अगेन इसकी वेरिफिकेशन ही करी थी बेटा, डिटेल में नहीं पढ़ा था। ठीक है, डिटेल में अगेन आप कब पढ़ोगे, जब आप सिक्योरिटी लॉ पढ़ोगे सेकंड मॉड्यूल में आपका। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, और इसी में बेटा कॉन्सेप्ट आएगा एक आरएचपी का, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज तो होनी चाहिए कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है और बुक बिल्डिंग का सिचुएशन क्या है। ठीक है, सो दिस इज द टुडे क्लास। आज की क्लास बेटा सिर्फ इन दो टॉपिक्स पे रहेगी, बुक बिल्डिंग मेथड एंड आरएचपी। आपने इतना कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर लिया था कि सर आरएचपी एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें प्राइस ऑफ शेयर्स एंड क्वांटिटी ऑफ शेयर्स अवेलेबल नहीं होती। और ये जो प्रोस्पेक्टस होता है बेटा बिफोर मेन प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले इशू होता है, एंड इसको बुक बिल्डिंग मेथड में ही इशू किया जाता है। लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने ये सब चीजें आपको करा दी थी, एंड आई होप सो कि ये सब चीजें आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ रखी हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियसली काफी डिटेल में समझाया था बेटा। चलिए पहले इसको फटाफट से कॉपी करेंगे आप, और फिर मैं आपको कराता हूँ बुक बिल्डिंग प्रोसेस का सिचुएशन। चलिए प्लीज कॉपी कॉपी दिस, थोड़ा जल्दी कॉपी करेंगे प्लीज। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड, राइट। तो बुक बिल्डिंग मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम काफी डिटेल में समझने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले ना देखो, हमने स्टेप वाइज इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप करके इसका जितने भी यहाँ पर वर्ड्स यूज होंगे वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, आई एम नॉट हियर डिस्कसिंग अ डिटेल ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड। ठीक है, मैं सिर्फ एक ब्रीफिकेशन दूंगा कि बुक बिल्डिंग मेथड बेसिकली है क्या। तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा आप लोग, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनेंगे। देखिए, तो बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, इसका मीनिंग, इस मेथड का मतलब हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है,
कहते हैं अ प्रोसेस ऑफ मेरे साथ के साथ बेटा कॉपी कीजिएगा आप लोग, मेकिंग द पब्लिक इशू in which the exact sorry the exact premium to be charged on the shares is decided on the basis of the bids invited from the investor. ठीक है, so this is the first situation. एक सेकंड रुकना, एक मिनट बेटा, चलिए लिखिए। फिर कहते हैं सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर of issuer company does not determine the exact premium suo motu. देखो बच्चों, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, यानी कि मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर स्टेप वाइज ही समझाऊंगा इस चीज को कि बुक बिल्डिंग मेथड का बेसिक मीनिंग क्या है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, 2 मिनट बेटा रुक जाओ प्लीज, लिखिएगा कोई भी नहीं। मुझे एक बात बताना, जो शेयर होता है इसका जो इश्यू प्राइस होता है, वैसे शायद आपने पढ़ा भी है, मैंने आपको कभी बताया भी होगा ये डेफिनेटली, बट एक बार दोबारा सुन लीजिए। इसके दो सिचुएशंस होते हैं, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्रीमियम। और अब बेटा डिस्काउंट में शेयर जनरली इशू नहीं होते, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 53 पढ़ाऊंगा आगे चल के कि क्यों डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं होते, राइट। फिलहाल इन दोनों का सिचुएशन इशू प्राइस होता है। देखो फेस वैल्यू तो जनरली लॉ के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो ये जो फेस वैल्यू होता है ये होता है एज पर द लॉ, या यू कैन से सेबी एक्ट, सेबी आईसीडीआर जो एक्ट, सेबी आईसीआर जो रेगुलेशन है बेटा, उसके हिसाब से बेटा फेस वैल्यू डिसाइड होती है। और मैं आपको बता दूं बेटा, इन सम केसेस इट इज फिक्स्ड टू 10 रुपीज, या कुछ केसेस में बेटा ये 1 रुपए से 10 रुपए के बीच में रखी जा सकती है, ठीक है। तो दो केस होते हैं बेटा, जहां पर या तो फिक्स वैल्यू आपकी 10 रुपए हो जाएगी फिक्स्ड, उससे ना तो कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है, ठीक है। 10 रुपए से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती बेटा फेस वैल्यू, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। 10 रुपए से कम हो सकती है, 1 रुपए से कम नहीं हो सकती, बट हाँ उसके भी कुछ एक्सेप्शन है, वो हम पढ़ेंगे जब मैं आपको रूल्स पढ़ा रहा हूँ। तो फेस वैल्यू तो ये डिसाइड हो गया, बट द क्वेश्चन इज दैट सर प्रीमियम कौन डिसाइड करता है। हाँ जी, तो प्रीमियम डिसाइड जनरली बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, बट बुक बिल्डिंग प्रोसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रीमियम को डिसाइड नहीं कर सकते। देखो मार्केट में शेयर इशू करोगे तो कुछ तो प्राइस रखोगे ना भाई उसका, जैसे मान लो आपने 200 का प्राइस रखा, तो इसका मतलब इसमें मान लो 10 रुपए तो आपका इशू प्राइस हो गया, सॉरी फेस वैल्यू हो गया, प्लस बचा कितना 190 रुपए, तो ये प्रीमियम किसने डिसाइड किया भाई, राइट। तो अगर मैं फिक्स प्राइस मेथड की बात करूं तो वहां पर जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपनी कंपनी की वैल्यूएशन कराते हैं विद द वैल्यूअर, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से बेटा वो कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन करवाते हैं। द वैल्यूअर में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, में भी कंपनी सेक्रेटरी, में भी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, राइट। तो वो आपके शेयर्स की वैल्यू करते हैं और वैल्यू के बाद बताते हैं कि भैया आपका प्रीमियम ये हो सकता है। एक मेथड तो ये है, बट अगर मैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पर बेटा जनरली बिड्स के थ्रू डिसाइड किया जाता है प्रीमियम को। कैसे देखिएगा, मैंने आपको बताया था ना आरएचपी इशू करते हैं बेटा, तो आरएचपी इशू करते थे
पब्लिक को, और पब्लिक बेटा उसमें कोट करती थी कि हम कितना प्राइस में आपका शेयर खरीद सकते हैं। तो जितने भी मेरे पास बिड्स रिसीव हुई होंगी, उस बिड्स के आधार पे बेटा मैं क्या डिसाइड करूंगा, अपना प्रीमियम। क्या डिसाइड करूंगा बेटा, अपना प्रीमियम। अगेन देखना, फेस वैल्यू वुड बी डिसाइडेड एज पर द लॉ, एंड द प्रीमियम वुड बी डिसाइडेड अंडर द बुक बिल्डिंग मेथड विद द बिड्स। जो भी बिड्स बेटा हमने रिसीव करी हैं, उन बिड्स के आधार पे हम यहाँ पर प्रीमियम को डिसाइड करेंगे। तो जरा देखिए इधर प्लीज, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पब्लिक इशू, यानी कि बुक बिल्डिंग मेथड एक प्रोसेस है जिससे हम पब्लिक इशू क्रिएट करते हैं, इन विच एग्जैक्ट प्रीमियम इज टू बी चार्ज ऑन ए शेयर्स। कितना बेटा प्रीमियम चार्ज होगा, वो डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स। किसके बेसिस पे डिसाइड होता है बेटा, बिड्स इनवाइटेड फ्रॉम द इन्वेस्टर। जो भी इन्वेस्टर ने हमें बिड्स वगैरह दिए हैं बेटा, उस बिड्स के आधार पे हम क्या करते हैं, प्रीमियम को डिसाइड करते हैं। कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इश्यूअर कंपनी, यानी कि जो कंपनी शेयर इशू कर रही है बेटा, इश्यूअर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, डज नॉट डिटरमाइन द प्रीमियम ऑफ सो मोटो। खुद ही बेटा वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या नहीं कर सकते, प्रीमियम को डिसाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब पहले आप आरएचपी डॉक्यूमेंट इशू करोगे, उससे जो भी लोगों ने बिड्स वगैरह कर रखी होंगी और जो उसमें प्राइस कोट होगा, उसके आधार पे बेटा हम प्रीमियम डिसाइड करेंगे। स्टेप नंबर 1 समझ आया? जी बेटा प्लीज बोलिए, यू गेटिंग दिस पॉइंट? पार्टिसिपेट करना सभी को है, ठीक है। पार्टिसिपेट करने में कोई पैसे नहीं लग रहे बेटा आपके, फ्री ऑफ कॉस्ट है चैट बेटा। तो चैट में आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा। सुओ मोटो का मतलब होता है खुद से, खुद से। डन। आगे बढ़े, अच्छी कॉपी तो कर लिया था आप लोगों ने? हाँ जी बेटा, तो यूट्यूब से जितने भी बच्चे देखेंगे प्लीज इसको कॉपी जरूर करिएगा, और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में मत देखना नालायको, ठीक है। क्योंकि ये लॉ है, अब सिर्फ थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आराम से ठहराव से चीजों को देखेगा। कॉपी कर लिया बेटा ये? ओके, चलिए अब जरा फटाफट से आइए स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2, सो वी हैव डन स्टेप नंबर 1 एंड आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। स्टेप नंबर 2 क्या है? अब क्वेश्चन आंसर, ये जो मेथड का नाम है ना बुक बिल्डिंग, ये नाम कैसे पड़ा? कुछ तो लॉजिक होगा इसके। हाँ जी, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 2 कहता है द कलेक्शन ऑफ बिट्स एट वन प्लेस, एट वन प्लेस इज कॉल्ड अ बुक। राइट, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बेटा। देखो क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ बिट्स। क्या आप जनता से जो बिट्स वगैरह कलेक्ट करते हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेस में तो करते होगे, और उसी प्लेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, बुक्स। ठीक है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं, जहां पर हम इसको कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। नाउ आइए स्टेप नंबर 3 पे। कहते हैं द मर्चेंट बैंकर। बेटा क्या आपको मर्चेंट बैंकर का मतलब पता है? क्या मैंने इससे पहले आपको मर्चेंट बैंकर का कभी जिक्र किया था? बोलो बच्चों। बिल्कुल किया था जी। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लास में। आई मीन इससे पहले जो भी हमारी क्लास हुई थी। इज कॉल्ड एज बुक रनर। तो उस मर्चेंट बैंकर को बेटा बुक बिल्डिंग मेथड में बुक रनर कहा जाता है, क्योंकि जितने भी बिट्स वगैरह कलेक्ट होती है बेटा, हमारा मर्चेंट बैंकर ही करता है। देखिए, द मर्चेंट बैंकर अपॉइंटेड, जो भी अपॉइंट करा आपने फॉर द कलेक्शन ऑफ बिट्स, इन बिट्स को कलेक्ट करेगा, इज कॉल्ड बुक रनर। और उसको हम क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर, बुक रनर। यानी कि सर सबसे पहली बात, जिस प्लेस में हमारी बिट्स कलेक्ट हो रही हैं दैट इज कॉल्ड बुक, ठीक है। और उस बिट्स को जो कलेक्ट कर रहा है मर्चेंट बैंकर, उस मर्चेंट बैंकर को हम बोलेंगे बुक रनर। क्या बोलेंगे बच्चे, बुक रनर। ओके, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या होगा सर? कहते हैं इफ मोर देन वन मर्चेंट बैंकर,
more than one merchant banker is appointed, then मॉर्निंग में ना बड़ा गला खराब सा रहता है. मर्चेंट बैंकर who is given the maximum responsibility is called as lead merchant banker. क्या बोलेंगे बच्चे उसको? लीड मर्चेंट बैंकर या बुक रनर, लीड बुक रनर, वट, ठीक है. और जो उसके साथ अदर व्यक्ति होंगे, द अदर मर्चेंट बैंकर, सॉरी यार, अब लीड बुक रनर भी बोल सकते हो, मर्चेंट बैंकर भी बोल सकते हो, ठीक है ना. मर्चेंट बैंकर इज कॉल्ड को बुक रनर. तो देखिए ये 3 स्टेप्स है बेटा, बड़े सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं. सर जिस प्लेस में बिट्स कलेक्ट होंगे दिस इज कॉल्ड बुक्स, और जो मर्चेंट बैंकर उन बिट्स को कलेक्ट करेगा उसको हम बुक रनर के नाम से जानते हैं. मान लीजिए एक पब्लिक इशू में एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर काम कर रहे हैं. मान लो 3 मर्चेंट बैंकर काम कर रहे हैं, तो मान लो मर्चेंट बैंकर 1, मर्चेंट बैंकर 2, मर्चेंट बैंकर 2, मर्चेंट बैंकर 3, ठीक है. मान लेते हैं इस फर्स्ट वाले को हमने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, यानी कि जो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है? इसके पास. तो इन भाई साहब को हम लीड मर्चेंट बैंकर या लीड बुक रनर भी बोल सकते हैं. बाकी इन दोनों को बेटा हम क्या बोलेंगे? को बुक रनर. क्या बोलेंगे? को बुक रनर. आई थिंक बेटा तीनों स्टेप्स बड़े सिंपल से हैं. सो हमने 4 स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए. स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको बुक बिल्डिंग मेथड का एक मीनिंग समझाया. स्टेप नंबर 2 में हमने देखा कि जो बिट्स जहां पर प्लेस होंगे बेटा उस प्लेस को हम बुक बुक बोलेंगे, और जो मर्चेंट बैंकर बिट्स कलेक्ट कर रहा होगा उसको बुक रनर बोला जाएगा. अगर एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर हैं तो जिसको मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है उसको लीड मर्चेंट बैंकर या लीड बुक रनर बोला जाएगा. और बाकी के जो उसके साथ के अदर मर्चेंट बैंकर्स होंगे उनको को बुक रनर के नाम से जाना जाएगा. समझ आया? हाँ जी बच्चों, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कॉपी कीजिए प्लीज. कॉपी कर लिया वैसे इसको? चलो कॉपी करो फटाफट से बेटा इसको प्लीज. नोट इट डाउन. बेटा कॉपी हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा. डन. एक बच्चे का हो गया. आगे भी करो. चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप नंबर 5 पे. 4 स्टेप हो गए बेटा. स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द बिट्स एंड रिकॉर्डिंग द बिट्स at one place is called as book building. देखो भैया, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द बिट्स, बिट को कलेक्ट करना और उनको रिकॉर्ड करना, डेफिनेटली एक पर्टिकुलर प्लेस में होता होगा बेटा.
एंड उसको हम क्या बोलते हैं, बुक बिल्डिंग। ठीक है, आई थिंक बेटा क्लैरिटी हो गई होगी कि बुक बिल्डिंग मेथड इसको क्यों बोला जाता है, समझे। तो सर बेसिकली जहाँ पर बिट्स को कलेक्ट किया जाता है और इनको रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग। एंड दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड। स्टेप नंबर 6 कहता है इन बुक बिल्डिंग मेथड, इन बुक बिल्डिंग द बिट्स। अच्छा, बिट्स किससे कलेक्ट करे जाते हैं बेटा? हाँ जी, ये जो बिट्स हैं ये किससे कलेक्ट किए जाते हैं? इन्वेस्टर से, वेरी गुड। थ्री कैटेगरी, थ्री कैटेगरीज ऑफ पब्लिक इन्वेस्टर। तो तीन तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं बेटा जिनसे बिट्स वगैरह कलेक्ट करी जाती है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपने वैसे पढ़ा हुआ है बेटा ये QIVs, मैंने आपको पढ़ाया था। बोलो नलायको, NIs, RIs। ठीक है, ये तीन इन्वेस्टर्स होते हैं बेटा जिनसे जनरली हम बिट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं। सर QIVs की फुल फॉर्म क्या है? QIVs की फुल फॉर्म क्या है बेटा? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। NIs की फुल फॉर्म क्या है सर? नॉन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड RIs की फुल फॉर्म क्या है बेटा हमारे पास? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ठीक है, तो दीज आर द फुल फॉर्म्स। अब बेसिक क्वेश्चन आता है सर इनको हमने तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कैसे किया हुआ है? QIVs कौन होते हैं? वैसे तो मैंने आपको बताया बट स्टिल मैं बता देता हूँ बेटा। जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशन, इनको जनरली बेटा हम मर्चेंट बैंकर बोलते हैं। जैसे कि कोई बैंक आपके IPO में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई आपका दैट इज म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा, ठीक है, LIC पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, कोई PFI पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इन सबको हम जनरली क्या बोलते हैं बेटा? QIVs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इंडिविजुअल में जनरली हम नेचुरल व्यक्तियों को इंक्लूड करते हैं बेटा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, आप, ठीक है। बट इन दोनों का कैटेगराइजेशन होता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के आधार पे। कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो इन्वेस्ट कर रहा होता है, इन्वेस्टिंग मोर देन 2 लाख रुपीज, जो 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा होता है इन वन IPO या FPO। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है बेटा किसी पर्टिकुलर IPO में या किसी पर्टिकुलर FPO में, तो उस व्यक्ति को हम NIs के नाम से जानते हैं। अब आता है सर रिटेल इन्वेस्टर कौन होगा? इन्वेस्टिंग अप टू 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज इन वन IPO और FPO। ठीक है, सो इन लोगों से जनरली हम बिट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं बेटा, चाहे वो QIVs हो, चाहे वो आपका NIs हो, चाहे वो आपका RIs हो। ठीक है, इनको RHP इशू किया जाता है और ये अपनी बिट्स वगैरह उसमें देते हैं और इनको कलेक्ट किया जाता है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? चलो छापो बेटा इसको, जल्दी से छापो, कॉपी कीजिए जल्दी से इसको प्लीज। और प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। देखते हैं कौन सबसे पहले इसको कॉपी करता है, क्योंकि इसी में मुझे एक और पॉइंट लिखवाना है बेटा। और स्टेप नंबर 6 में एक और पॉइंट लिखवाना है, जो इस पे तो स्पेस है नहीं, हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे उसको।
तो प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। और कोई भी स्टूडेंट जिन बच्चे क्लास में अटेंड नहीं है बेटा, उनको नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मुझे पता लगा कि आपने ना नोट्स दिए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, नोट्स आप इन नलायकों को नहीं दोगे। हाँ, आराम से सो रहे हैं नालायक। हम लोग सुबह सुबह उठ के क्लासेस ले रहे हैं यहाँ पे, इनको रिकॉर्डिंग्स भी नहीं मिलेगी बेटा। चलिए इसी में लिखेगा आगे, एंड द कट ऑफ प्राइस, द कट ऑफ प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल सच बिट्स। एक सेकेंड। आफ्टर a public issue is closed। देखो बेटा, यहाँ पर क्या होता है ना, कट ऑफ प्राइस डिसाइड होता है पब्लिक इशू के क्लोज होने के बाद। आपको मैं कौन सा बताता हूँ, यहाँ पे ना प्राइस नहीं दिया जाता जनरली, प्राइस का ना एक रेंज दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है बेटा, प्राइस का रेंज। जैसे मान लो मैंने बोला कि हमारा शेयर का प्राइस 20 रुपए से 25 रुपए के बीच होगा। ठीक है, अब इसके बीच में बेटा जो कट ऑफ प्राइस है वो क्या होगा, ये कंपनी डिसाइड करती है जब पब्लिक इशू हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब जनता 20 रुपए में भी शेयर अप्लाई कर सकती है और 25 रुपए में भी। इसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस, और इसको बोला जाता है कैप प्राइस। अगेन ये कैसे डिसाइड किया जाता है, फ्लोर प्राइस कितना होगा, कैप प्राइस कितना होगा, इसकी डिटेल यहाँ पर नहीं दी हुई है बेटा। ठीक है, बट मैं आपको फॉर द रेफरेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हमें कट ऑफ प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जिसमें शेयर जनरली अलॉट होंगे। राइट, तो कट ऑफ प्राइस कैसे डिसाइड होता है बेटा, जब पब्लिक इशू क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा कि मैक्सिमम शेयर्स किस पे अप्लाई हो रखे हैं। जनरली बेटा जो कैप प्राइस है ना, यही होता है कट ऑफ प्राइस, इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो कट ऑफ प्राइस हमारा मैक्सिमम जो कैप प्राइस है उसी को हम कट ऑफ प्राइस मान लेते हैं। ठीक है जनरली, बट अगर हम लॉस के बेसिस में देखें तो कट ऑफ प्राइस पब्लिक इशू क्लोज होने के बाद कंपनी डिसाइड करती है। देखिए, एंड द कट ऑफ प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल बिट्स, जो भी बिट्स आपने अप्लाई करे उस बिट्स के आधार पे डिसाइड होता है आफ्टर द पब्लिक इशू इज क्लोज। पब्लिक इशू क्लोज होने के बाद कट ऑफ प्राइस डिसाइड किया जाता है। समझे? ठीक है, तो प्राइस रेंज दिया जाता है बेटा, जहां पर जनरली प्राइस रेंज क्या होता है आपका, फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस की सिचुएशंस होती है। फ्लोर प्राइस मतलब होता है मिनिमम प्राइस जिसमें आईपीओ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैप प्राइस का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, जिसमें आप आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कट ऑफ प्राइस कब डिसाइड होगा, कट ऑफ प्राइस का मतलब वो प्राइस जिसमें जनरली हम शेयर आपको इशू करेंगे। सो समझा? हेलो, इट्स समझ आया आप सबको? सुमित, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग बेटा। अब एक प्रश्न आता है, सर ये बिट्स कैसे रिसीड होते हैं? तो जरा एक नोट पॉइंट लिखेगा आप लोग। द बिट्स, अब तुम लोगों का रिजल्ट कब आ रहा है भाई? सुमित एंड मीनाक्षी, रिसीड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक लिंक 18 तक। ओके, इलेक्ट्रॉनिकली, एक्चुअली मैंने भी ना चेक नहीं करा। बिडिंग नॉमिनल ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो ये सारा जितनी भी बिडिंग्स वगैरह कलेक्ट करी जाती हैं, सो ये बिडिंग बेटा कलेक्ट करी जाती है वाया व्हाट, इसके थ्रू बेटा,
इलेक्ट्रॉनिक लिंक बिडिंग टर्मिनल के थ्रू ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस। स्टेप नंबर 6 कंप्लीट है। क्या पल्ले पड़ा आपके कुछ? हाँ भाई, कुछ समझ आया तुम्हारे लल्लुओ? चलिए छापिए फटाफट से, इसको कॉपी कीजिए, फिर अगला स्टेप पढ़ते हैं, स्टेप नंबर 7, फिर स्टेप नंबर 8। एंड जनरली स्टेप नंबर 8 इज द लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेप ऑफ दिस बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अगेन यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको ब्रीफिकेशन दी है बेटा, डिटेल में बुक बिल्डिंग मेथड हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में, मॉड्यूल 2 में बेटा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट बुक बिल्डिंग प्रोसेस सिक्योरिटी लॉ में। फिलहाल आप इसको कॉपी कीजिए फटाफट से, जल्दी से इसको कॉपी करेंगे बच्चे। कॉपी हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज। बेटा कोई लेट वेट के तो क्लास नहीं ले रहा है ना? आराम से बैठ के, चेयर पे बैठ के क्लास ले रहे हो ना आप लोग? पता लगे आराम से सो सा के क्लास ले रहे हो, नालायक। समझ नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल डिसिप्लिन में बैठना है आपको। हो गया कॉपी? ओके, अब आइए स्टेप नंबर 7 की ओर। 7वां स्टेप है ये हमारा। कहते हैं द डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या डॉक्यूमेंट यूज होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे दो तरह के सिचुएशंस हैं। पहला, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, RHP, ठीक है, फॉर फाइलिंग टू सेबी एंड ROC, ठीक है। एंड जो सेकंड डॉक्यूमेंट्स होगा हमारे पास, एवरेज प्रोस्पेक्टस, या यू कैन से एवरेज RHP, एंड एप्लीकेशन कम बिडिंग फॉर्म फॉर इशूइंग टू द इन्वेस्टर्स। तो बेटा जनरली यहाँ पर आप दो स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 8, पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर समझाता हूँ आपको मैं, ठीक है। पहले कॉपी कर लो बेटा। आफ्टर द बिडिंग इज क्लोज्ड, स्टेप ए, issuer company determine the exact कट ऑफ प्राइस जिसके आधार पर बेटा शेयर अलॉट होते हैं। और जो बी है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ सच कट ऑफ प्राइस, issuer company determine the exact नंबर ऑफ शेयर्स जो भी इशू करना है बेटा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन।
और आई थिंक इसी के लिए बेटा हमने ये सारा प्रोसेस किया भी था, ताकि हमें प्राइस पता लग सके और हम कितने शेयर्स पब्लिक को इशू करें ये हम जान सकें। क्या इसी इसी पर्पस के लिए बेटा ये प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसका कॉन्सेप्ट भी हमारा आई थिंक यही था, आरएचपी का कॉन्सेप्ट। तो देखिए जरा स्टेप नंबर 7 क्या कहता है। बुक बिल्डिंग मेथड में कितने डॉक्यूमेंट यूज होते हैं। देखिए इन द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड वी आर जनरली यूजिंग दो सिचुएशन। पहला, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, राइट, ऑब्वियस सी बात है, आपने पहले ही पढ़ लिया था। दूसरा आता है एवरेज प्रोस्पेक्टस ही बोलते हैं बेटा इसको, या यू कैन से एवरेज आरएचपी, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म अटैच होता है बेटा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन कम बिडिंग फॉर्म इशू टू द इन्वेस्टर, यानी कि वो एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा और साथ के साथ बिडिंग फॉर्म भी होगा बेटा, अलग अलग फॉर्म इशू नहीं होता है। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब पता है ना आपको, जब आप शेयर के लिए अप्लाई करते हो, उसी में बिडिंग फॉर्म भी होगा कि आप किस प्राइस पे बिड कर रहे हैं। आपको एक रेंज दे दिया जाएगा बेटा, उस रेंज के बीच में आप किस प्राइस पे बिड कर रहे हैं, उसके आधार पे बेटा कट ऑफ प्राइस फिक्स होता है। अगर कभी आईपीओ वगैरह आएगा, मैं अप्लाई करूंगा बेटा, तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से सिचुएशंस होती है बुक बिल्डिंग मेथड। ठीक है, हालांकि दो दो डॉक्यूमेंट इशू होंगे बेटा। पहला आरएचपी, जो जिसमें क्या नहीं होगा बेटा, प्राइस वगैरह नहीं होगा। दूसरा जो एवरेज आरएचपी जाएगा, एंड उसमें एप्लीकेशन कम बिडिंग फॉर्म जाएगा बेटा, जिसमें आप अप्लाई भी करोगे और साथ के साथ प्राइस कोट भी करोगे, बिड भी करोगे। ठीक है, फिर आता है लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 8, कहता है आफ्टर बिडिंग। एक बार बिडिंग क्लोज हो जाए बेटा, फिर इश्यूर कंपनी क्या डिसाइड करता है कि एग्जैक्ट कट ऑफ प्राइस क्या होगा, एंड वो डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे जिनको कंपनी इशू करेगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। हाँ जी बेटा, क्या बुक बिल्डिंग प्रोसेस समझ आया आपको? अगेन हमने सिर्फ ब्रीफ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, डिटेल में नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको कॉपी करेंगे बेटा, फिर हम आगे की सिचुएशन को देखते हैं। चलिए कॉपी दैट प्लीज।